पोलराइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है ना तो एकदम बेसिक तरीका है। सबसे पहले तो देखो दोनों का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, इसका भी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, गुड। उसके बाद देखो ए कॉस में है, हाँ ये भी कॉस में है, तो गुड। सारा एक जनरल फॉर्म में होना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट अगर बनाने भिड़ जाओगे ना तो गलत निकाल दोगे, समझे। तो इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव, हाँ इसका एम्पलीट्यूड भी पॉजिटिव, ए भी कॉस में, ए भी कॉस में, ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एम्पलीट्यूड देखो, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 3, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 2, तो क्या बोलूँगा मैं इसमें कि E1 जो है नॉट इक्वल टू E2 है। पहला बात तो ये, ठीक ना। दूसरा बात, फेज देखो कितना है, तो इसका फेज कितना है इस कंपोनेंट का, एक्स कंपोनेंट का तो 0, इसका फेज कितना है π/2, तो मैं डायरेक्ट फेज क्या बोलूँगा, तो फेज जो इसका हो जाए क्या, देखो ना फेज वही होगा, फेज आपको मैं बताया था ना कि क्या होगा, एक्स कंपोनेंट माइनस वाई कंपोनेंट, तो 0 - π/2, तो क्या होगा 0 - π/2, या π/2 - 0 भी कर सकते, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझे कि नहीं, क्योंकि एंगल निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फेज कितना आ गया -π/2। अब एक बात बताइए कौन सा पोलराइजेशन है, तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है इसमें कि सर्कुलर या एलिप्टिकल, तो क्या ये सर्कुलर पोलराइजेशन होगा क्या, क्योंकि एम्पलीट्यूड अनइक्वल हो गया, तो ये क्या होगा मेरा सर्कुलर पोलराइजेशन तो नहीं होगा, सर्कुलर पोलराइजेशन नहीं होगा। तो ये कौन सा पोलराइजेशन होगा, ये आपका होगा इलेप्टिकल पोलराइजेशन, क्योंकि इलेप्टिकल पोलराइजेशन मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड अनइक्वल होना चाहिए और एंगल जो हो 0 और 180 डिग्री के मल्टीपल छोड़ के कोई भी एंगल हो, तो समझ गए ना। तो ये जो मेरा पोलराइजेशन हो वो इलेप्टिकल है, तो यहाँ पे सर्कुलर पोलराइजेशन जहाँ जहाँ पर भी दिया हुआ है वो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर या तो मेरा ए होगा और नहीं तो मेरा सी होगा। अब ए में भी देखो राइट हैंड इलेप्टिकल है, अब फिर डी में क्या है, फिर सी में क्या है, लेफ्ट हैंड इलेप्टिकल है। तो मैंने आपको बताया ना कि जो सर्कुलर पोलराइजेशन होगा उसी में लेफ्ट एंड राइट पॉसिबल है, या इलेप्टिकल में लेफ्ट एंड राइट पॉसिबल है। तो अब इसमें हमको क्या निकाल लेना है, लेफ्ट एंड राइट। तो देखो ना अब यहाँ पे कैसे आपको लेफ्ट एंड राइट निकालने वाला तरीका आपको पता होना चाहिए, नहीं पता रहेगा तब कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो देखो अब इसको मैं लेफ्ट और राइट में अब इसको निकालूंगा, तो चलो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, इतना वाला को मैं हटा दे रहा हूँ, आई होप आप इसको छाप लिया होगा, ठीक ना। तो चलो यहाँ पे मैं इसको हटा दिया। अब देखिए ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा, अब हमें इसको क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पोलराइजेशन। तो सबसे पहले वेव का डायरेक्शन निकालते हैं, एकदम बेसिक तरीका वही है। पहले वेव का डायरेक्शन बताते हैं, इसमें वेव का डायरेक्शन क्या है, ω t + βz, ω t + βz, यानी इसमें बीटा जेड वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो वेव का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव। लेकिन कौन सा, जेड वाला अंदर में एंगल पार्ट है ना, तो इसमें क्या होगा -az, समझे ना, क्या होगा -az। वेव का जब एक बार डायरेक्शन अगर आप निकाल लिए तो उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि कंपोनेंट जो है कौन सा लीडिंग कंपोनेंट है और कौन सा लैगिंग कंपोनेंट है। तो यहाँ पे x मार्क कर लो, ये y मार्क कर लो, ये z मार्क कर लो, ठीक ना। अब देखो इसमें लीडिंग कंपोनेंट कौन है, तो लीडिंग कंपोनेंट वही जिस कंपोनेंट में एंगल पॉजिटिव वाला ज्यादा हो, और लैगिंग कंपोनेंट जिसमें एंगल नेगेटिव वाला हो। तो क्या है, इसमें एंगल कितना 0, इसमें एंगल कितना π/2 पॉजिटिव, तो y कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, y कंपोनेंट यहाँ पे लीडिंग है। यहाँ पे क्या है बताइए, y कंपोनेंट लीडिंग है, तो जो कंपोनेंट अगर लीडिंग है तो लीडिंग वाला पे मार्क कर दो, लीडिंग वाला पे क्या करो, मार्क कर दो। तो यही कंपोनेंट मेरा क्या है, लीडिंग है। तो y कंपोनेंट लीडिंग है, तो ये मेरा x कंपोनेंट क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा लैगिंग। ये कंपोनेंट क्या होगा बताओ, लैगिंग। तो हमें लीडिंग और लैगिंग पता होना चाहिए, हमें लीडिंग और लैगिंग एकदम पता कर लेना है पहले। तो जैसे ही मैंने पता कर लिया कि y लीडिंग है, तो ये x मेरा क्या होगा बताओ, ये मेरा होगा लैगिंग कंपोनेंट होगा। यहाँ तक में कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं है। अब क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के थंब को सेट करना है वेव के डायरेक्शन में। तो वेव क्या है, अंदर में -z में है, तो चलो मैं क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे अपने राइट हैंड के थंब को वेव के डायरेक्शन में, तो अंदर में सेट कर लिया जेड के डायरेक्शन में। अब हमें 4 फिंगर को क्या करना है, लीड से लैग मूव करना है। तो क्या होगा, लीड कंपोनेंट क्या है, y यहाँ पे, तो देखो ऊपर लीड ले लिया, थंब को अंदर में सेट किया, उसके बाद 4 फिंगर को देखो लीड साइड ले गया, और लीड से 4 फिंगर को नेचुरल तरीके से लैग साइड मूव करना है। तो हो रहा है ना एग्जैक्ट मूव। फिर से देखो, थंब को अंदर में सेट किया, थंब को अंदर में सेट किया, और 4 फिंगर को लीड से लैग, लीड से लैग, लीड से लैग, हो रहा है ना नेचुरल तरीके से रोटेशन। तो एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। और ये मेरा कौन सा हैंड में हो रहा है, राइट हैंड में हो रहा है। तो आप अभी क्वेश्चन में बनाओगे तो आप ही अपने हाथ को ऐसे ऐसे रोटेट करोगे, सिर्फ देखना मत, समझे। आपको भी हाथ ऐसे सेट होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए मेरे साथ, समझ रहे हो ना, गुड।
तो कैसे हो रहा है देखो, ऐसे लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के थंब को वेव के डायरेक्शन में दे दिया, अब 4 फिंगर को देखो लीडिंग से लैग, तो क्या हो रहा है, ये मेरा एकदम परफेक्टली राइट हैंड पे फिक्स बैठ रहा है। तो कौन सा पोलराइजेशन होगा, राइट हैंड पोलराइजेशन होगा। अब बोलोगे सर लेफ्ट हैंड से चेक कीजिए ना, तो चलिए सबसे पहले थंब को वेव के डायरेक्शन में था अंदर सेट कर दिया, थंब को मैं अंदर में सेट कर दिया। अब अपने 4 फिंगर को कैसे रोटेट करना है, 4 फिंगर को लीड से लैग, तो 4 फिंगर को लीड से लैग देखो तो रोटेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नेचुरल तरीके से नहीं हो रहा। अब जबरदस्ती रोटेट करा के अब अपना फिंगर तोड़ लोगे तो वो फिर दिक्कत हो जाएगा समझ रहे हो ना, तो वो नहीं करना, नेचुरल तरीके से 4 फिंगर नहीं रोटेट हो रहा है लीड से लैग, नहीं, समझे। तो ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड नहीं हुआ, ये राइट हैंड हुआ, क्योंकि राइट हैंड में देखो ना ऐसे फिंगर सेट हो गया, फिर इसको लेफ्ट थंब सेट हो गया मेरा किधर, वेव के डायरेक्शन में, और थंब सेट हो गया वेव के डायरेक्शन में, और 4 फिंगर आसानी से लीड से लैग रोटेट हो रहा है। तो ये मेरा कौन सा पोलराइजेशन है, राइट हैंड पोलराइजेशन। कौन है, राइट हैंड पोलराइजेशन। तो अब टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन में सर्कुलर कौन सा बताओ, एलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो क्या बोलेंगे, ये है मेरा राइट हैंड एलिप्टिकल पोलराइजेशन। क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ, वो मेरा ऑप्शन सी, लेफ्ट हैंड वाला भी नहीं होगा, क्या होगा, राइट हैंड एलिप्टिकल पोलराइजेशन ऑप्शन है। तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा झंझट लग रहा होगा कि सर क्या क्या बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप 2 से 3 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो, बाकी उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो होगा ना आप खुद से बनाओगे, और इजीली 20 सेकंड के आंसर मतलब विदिन 30 सेकंड के अंदर इसको ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लोगे। एक बार प्रैक्टिस तो खुद से करके देखो, तब आप बोलना, इतना आसान तरीका है, समझ गया ना। देखो इसरो का क्वेश्चन था, इसरो 2017 का क्वेश्चन था। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो इस क्वेश्चन का क्या बोला है, हमें बताना है इसमें कि बताओ ये कौन सा पोलराइज होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो नहीं पूछा है, सिर्फ हमसे पूछा है कि बताओ कौन सा लिनियरली होगा, सर्कुलरली होगा, अनपोलराइज होगा, या एलिप्टिकली पोलराइज होगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। तो इस क्वेश्चन को आपको देख के सॉल्व करना है। देखो इसमें क्या करोगे, एक आपको थोड़ा देखने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देखो ना बहुत आसानी से बना लोगे। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप चाहे तो लिख सकते हो समझाने के लिए, तो डायरेक्ट आप देख के भी बना सकते हो। देखो इसमें क्या होगा, जो मेरा इसमें एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट को अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 0.5 एक्सपोनेंशियल जे, क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए, एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी माइनस जे के जेड, और बाहर में क्या होगा बताइए, बाहर में मेरा यहाँ पे होगा एक्स कैप प्लस, अब उसके बाद आप इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा मेरे पास यहाँ पे जगह कम हो रहा है तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, मैं थोड़ा अलग लिखूँगा, ठीक ना। चलो इसको मैं हटा दिया। चलो देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, मैं इसको ना ब्रेक कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, जो ई वेक्टर होगा इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 0.5, यहाँ पे क्या होगा बताओ, एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी माइनस जे के जेड, और यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा एक्स कैप हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये मेरा जो हो जाएगा यहाँ पे वो मेरा हो जाएगा बताओ क्या होगा, वाई कैप एक्सपोनेंशियल जे π/2 इंटू एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी माइनस जे के ऑफ जेड होगा ना। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा 0.5 एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी माइनस के जेड, और यहाँ पे क्या होगा बताओ एक्स कैप, और यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये मेरा क्या होगा बताओ एक्सपोनेंशियल जे, इसमें क्या होगा ओमेगा टी माइनस के जेड, और एक्सपोनेंशियल तो सेम है इसलिए ऐड हो जाएगा π/2 हो जाएगा, और बाहर में क्या हो जाएगा वाई कैप। तो देखो इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या है, यही मेरा 2 कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसमें देखो अब अपने लोग पढ़े थे जनरली जो फॉर्म था वो कोसाइन के फॉर्म में था, तो क्या जरूरी है कोसाइन के फॉर्म में रहा, वो एक्सपोनेंशियल के टर्म में भी दे सकता है, बस आपको फोकस करना वही E1 और E2 देखना है। तो इसमें E1 कितना हो जाएगा, देखो ये तो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 1, तो इसमें मैं बोलूँगा कि E1 कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, मैं बोलूँगा कि इसमें E1 क्या था, E1 मतलब क्या, एक्स कंपोनेंट ए वाला पार्ट है और वाई कंपोनेंट ए वाला पार्ट है, तो E1 इसमें कितना हो जाएगा, तो बोलेगा आप बोलेगा 0.5। अच्छा मैं पूछूंगा E2 कितना, मतलब E2 मतलब एम्पलीट्यूड ना, तो एम्पलीट्यूड E2 कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या है 1। तो बताओ इसमें E1 इक्वल टू E2 आया क्या, तो बोलूँगा नहीं सर E1 नॉट इक्वल टू E2 आ गया। E1 जो आया वो मेरा क्या आया बताइए, E1 आप बोलोगे कि E1 जो आया नॉट इक्वल टू E2 आ गया, समझे, E1 जो आया नॉट इक्वल टू E2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है ना। चलो अब उसके बाद आपको देखना है फेज, तो
तो फेज क्या, तो एक्स का कंपोनेंट, तो इसमें देखो ना जे ओमेगा टी माइनस के जेड, जे ओमेगा टी माइनस के जेड, तो इसमें फेज वाला पार्ट कुछ है तो बोलोगे जीरो। तो क्या होगा, फेज जो होगा एक्स कंपोनेंट फेज माइनस वाई कंपोनेंट, इसमें फेज कितना है तो देखो इसमें आप फेज यही ना एंगल वाला पार्ट में फेज देखो तो कितना है π/2, तो क्या होगा π/2। तो अब एक बात बताओ, एम्पलीट्यूड आ गया अनइक्वल, फेज आ गया मेरा कितना, तो फेज आ गया मेरे पास फाई आ गया माइनस π/2, फेज कितना आ गया बताओ, फेज जो मेरे पास आ गया माइनस π/2। तो बताओ ये कौन सा पोलराइजेशन हुआ, तो ये हो गया इलेप्टिकल पोलराइजेशन। क्यों, क्योंकि इसमें मेरा यही कंडीशन होता है किसके लिए, इलेप्टिकल पोलराइजेशन के लिए, कि फेज क्या होना चाहिए, वन इक्वल होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए 0 डिग्री छोड़ के कुछ भी एंगल होना चाहिए। तो क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो मेरा इलेप्टिकल पोलराइजेशन होगा। कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो इलेप्टिकल पोलराइजेशन होगा। तो अब आप इसको चाहे तो आप टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन भी आप चाहे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भी आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो याद रख लेना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी दिए रहे तो यही स्टेप फॉलो करते हैं जो अपने लोग साइन या कोसाइन के टर्म में दिया रहा, समझे। तो देखो डायरेक्ट आपको यहीं पे देखो, अब इतना लिखने की जरूरी है क्या एक्सपेंड करने की, समझाना था इसलिए मैंने इतना एक्सपेंड किया। डायरेक्ट यहीं पे देख लेता कि जब मैं एक्सपोनेंशियल से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 0.5 है, और एक्सपोनेंशियल से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा क्या है, ये तो एंगल वाला पार्ट रिप्रेजेंट करा, तो मैं ऊपर में ही देख लेता कि एम्पलीट्यूड क्या है, ऊपर में ही मैं देखता तो मैं बोलता कि एम्पलीट्यूड तो अनइक्वल है। उसके बाद मैं फेज देखता, तो जब इस एक्सपोनेंशियल से इसमें मल्टीप्लाई करे होगा तो इसका फेज 0, और जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका फेज कितना π/2, तो मैं देखता क्या फेज कितना आ रहा है 0 माइनस π/2, मतलब फेज मेरा क्या है माइनस π/2। तो मैं डायरेक्ट देख लेता ऊपर में ही कि एंगल क्या एम्पलीट्यूड अनइक्वल है, फेज मेरा माइनस π/2 है, कौन सा पोलराइजेशन है, इलेप्टिकल। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, समझाना था इसलिए इतना लिखा मैंने। तो एग्जाम में डायरेक्ट इसका आंसर करते विद इन 30 सेकंड में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। और एक टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन भी आप इसमें आसानी से निकाल सकते हो, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन भी आप निकाल सकते हो, समझे। तो टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन भी मैं इसमें निकाल के बता दूं क्या, तो चलो मैं टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन भी आपको निकाल के इसमें बताता हूं, ठीक ना। तो टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन देखो मैं आपको निकाल के बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको उड़ा देता हूँ। देखो इसमें टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन मतलब क्या, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, कहने का मतलब ये होगा। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपको निकालना है, तो देखो क्या होगा इसमें, सबसे पहले वेव का बताओ डायरेक्शन क्या होगा। तो इसमें वेव का जो डायरेक्शन होगा आप क्या बोलोगे कि देखो वेव के डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बोला था, एंगल वाला पार्ट, देखो एंगल वाला पार्ट या एक्सपोनेंशियल के एंगल वाला पार्ट या कोसाइन का। तो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट इसमें कौन है, तो एंगल रिप्रेजेंट करता है, ए वाला है, और इसमें क्या है जे ओमेगा टी माइनस के जेड है। तो इसमें वेव का डायरेक्शन क्या होगा, वेव का डायरेक्शन होगा ए जेड, लेकिन कैसा, पॉजिटिव ए जेड होगा। क्यों, क्योंकि याद करो मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड के फॉर्म में भी रहेगा, तो ये वाला पार्ट देखेंगे, समझे। तो इसमें वेव का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव जेड, समझ गए। उसके बाद अब हमको क्या देखना है इसमें, उसके बाद हमको इसमें देखना है लीडिंग और लैगिंग कंपोनेंट। तो लीडिंग कंपोनेंट मतलब क्या, तो देखो तो एक्सपोनेंशियल से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0.5x, और ये तो इसका एंगल कितना 0, और y कंपोनेंट एक्सपोनेंशियल j π/2, y कंपोनेंट का एंगल कितना है π/2, यानी y कंपोनेंट इसमें लीडिंग है। क्यों, क्योंकि y कंपोनेंट वाला में ही एंगल पार्ट है। बाकी इससे जब इसमें क्या है एक्सपोनेंशियल j ओमेगा t एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी माइनस जे के जेड में कोई एंगल है नहीं, 0। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट में तो 0 एंगल होगा। लेकिन वाई कंपोनेंट वाला पार्ट को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल पार्ट कितना हो रहा है, वाई कंपोनेंट जो मेरा एंगल यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है π/2 प्लस π/2, ये एंगल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है प्लस π/2, मतलब वाई कंपोनेंट यहाँ पे लीडिंग है, एक्स कंपोनेंट मेरा क्या है लैगिंग है। तो वाई मेरा यहाँ पे क्या होगा, y मेरा है, ये मेरा क्या है, ये है मेरा लीडिंग कंपोनेंट है। तो हमें अब क्या करना है, लीड से लैग। वेव का डायरेक्शन पहले सेट करो, वेव का डायरेक्शन राइट साइड में, वेव का डायरेक्शन राइट साइड में सेट कर लिया, किधर थंब के वेव का डायरेक्शन थंब से सेट कर लिया, किधर पॉजिटिव जेड में सेट कर लिया। अब उसके बाद हमें इसमें क्या करना है बताओ, अब हमको इसमें क्या करना है, लीड से लैग। तो देखो ये लीड है और ये मेरा एक वाई लीड है, एक्स वाला मेरा क्या होगा यहाँ पे बताओ, एक्स वाला जो है मेरा ये क्या है बताओ, ये मेरा लैग है, ये क्या है लैग है। तो देखो तो जब थंब को मैंने इसमें सेट कर लिया तो ये मेरा क्या है, इसमें 4 फिंगर रोटेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, गलत हो रहा है। तो अब हमें लेफ्ट हैंड को चेक करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड के थंब को मैं सेट करूंगा, किधर, लेफ्ट हैंड के थंब को सेट कर लिया मैंने, वेव के डायरेक्शन में पॉजिटिव जेड में था, कर लिया। अब 4 फिंगर को लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जब मैं इसको रोटेट करूँ तो देखो नेचुरल तरीके से रोटेट हो रहा है ना। तो कौन सा पोलराइजेशन है, लेफ्ट हैंड पोलराइजेशन। तो कौन है बताओ, लेफ्ट हैंड कौन सा, इलेप्टिकल पोलराइजेशन, समझे। तो इसमें पूछा नहीं है, पूछता तो निकाल लेते। इसी स्टाइल को हमेशा फॉलो करना, समझे। तो अब मैंने बहुत रिपीट कर दिया, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द प्लेन वेव प्रोपागेटिंग
थ्रू द डाइलेक्ट्रिक हैज द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एज इतना, और पूछा है देन पोलराइजेशन ऑफ वेव इज। अब आपसे यहाँ पे पोलराइजेशन का डायरेक्शन पूछ रहा है और ये आपका इसरो 2020 का क्वेश्चन था। तब एक बात बताओ, यहाँ पर जो आपको वेव पोलराइजेशन का पूछ रहा था और यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको दिया है मैग्नेटिक फील्ड का, तो देखो मैंने बताया था ना कि ऐसे तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको वेव पोलराइजेशन का डायरेक्शन आपसे पूछेगा। तो क्या करोगे इसमें बताओ, आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया है, लेकिन आपको तो पता है कि वेव पोलराइजेशन का डायरेक्शन क्या होगा। वेव पोलराइजेशन डायरेक्शन को मैं मान लेता हूँ P, और ये क्या होता है, ये होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेव का डायरेक्शन चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो सबसे पहले वेव का डायरेक्शन बताओ। तो वेव का डायरेक्शन के लिए क्या करो, एक्सप्रेशन के एंगल वाला पार्ट देखो। तो एंगल वाला पार्ट क्या है, ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स। तो जो भी अंदर में क्या है, डिस्टेंस वाला पार्ट क्या है, एक्स। तो वेव का डायरेक्शन क्या होगा, ए एक्स कैप। अब ओमेगा टी पॉजिटिव, इससे पहले निगेटिव साइन, तो वेव का डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो वेव का डायरेक्शन प्लस ए एक्स कैप, समझ रहे हो ना। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सिंपल क्या होगा, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है ना, तो जो लास्ट में जो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई है वही हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, ये मेरा हो जाएगा ए वाई कैप। यहाँ तक में कोई डाउट है क्या, तो यहाँ तक में आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो वेव जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो मेरा कितना आ जाएगा, हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मेरा यहाँ पे डायरेक्शन होगा वो ए वाई कैप हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आपको मैं ऑलरेडी बताया था कि जब भी आपको इसमें डायरेक्शन निकालना होता है, ये मेरा अगर ए ई है, ये मेरा क्या है बताओ ए एच है, और ये मेरा क्या है ए के है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो ए ई जो होगा वो ए ई मेरा क्या होगा, वो होगा एच क्रॉस ए के। क्या होगा बताओ, एच क्रॉस ए के होगा, यही होगा ना। तब तो एच क्रॉस ए के करोगे तब तो यही आएगा। तो अब क्या है देखो ना, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का तो क्या है, एच का डायरेक्शन कितना है, यहाँ पे मेरा क्या है ए वाई कैप, और यहाँ पे ए के कितना है बताओ, यह मेरा एक्स कैप, ठीक ना। तो अब बताओ वाई क्रॉस एक्स करेंगे तो कितना होगा, तो वाई क्रॉस एक्स करेंगे तो ये आएगा मेरा माइनस ए जेड कैप। कितना आएगा बताओ, तो ए ही जो आएगा मेरा क्या आएगा बताओ, वो आएगा मेरा माइनस। अब देखो चलो इसको बनाओ, क्वेश्चन नंबर 90 देखो, द टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन फॉर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो अब देखो आप इसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो इसमें, ठीक है। द टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन फॉर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो बताओ ये कौन सा मतलब पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो पहले दोनों का कंपोनेंट देख लो, दोनों का कंपोनेंट क्या है, इसका एम्पलीट्यूड 1, इसका एम्पलीट्यूड 1, मतलब एम्पलीट्यूड क्या है, E1 इज इक्वल टू E2 है। क्या है बताओ, E1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है E2 है, करेक्ट। उसके बाद देखो फेज देख लो, फेज कितना देखो, पहला का फेज कितना है 0 डिग्री, इसका फेज कितना है π/2, तो चलो -π/2, फेज कितना आ गया बताओ, -π/2। तो देखो फेज -π/2, एम्पलीट्यूड इक्वल, कौन सा पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन। लेफ्ट एंड राइट भी आप आसानी से निकाल सकते हो, कुछ ऐसा है नहीं, समझ गया ना। चलो आगे बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करो। इसमें क्या बोला है, द वेव इज पोलराइज। अब बताओ ये लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड पोलराइजेशन है। तो देखो डायरेक्ट पहले देखो इसमें देखो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है, तो ये अंदर में जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड कितना है, तो एक्स कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड कितना है 0.5। वाई कंपोनेंट इसका एम्पलीट्यूड कितना है, डेट इज E2 कितना है, तो ये 1 है। तो एम्पलीट्यूड क्या आ गया, एम्पलीट्यूड जो मेरा आ गया E1 क्या आ गया, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया E2 आ गया। उसके बाद हमें एंगल देखना है, तो बताओ एंगल कितना है जी इसमें। तो अब आप बोलोगे कि एक्स कंपोनेंट वाला अंदर में जाएगा तो इसमें कुछ तो एंगल नहीं है, ये इसमें तो कोई एंगल ही नहीं है एक्सपोनेंशियल में, और एक्स कंपोनेंट में भी कोई एंगल नहीं है। तो इसमें क्या है, पहला का एंगल कितना 0। वाई कंपोनेंट में कुछ एंगल वाला पार्ट है क्या, तो नहीं। इसमें भी इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो वाई वाला में भी कोई एंगल वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, मतलब इसका एंगल कितना 0, मतलब फाई कितना आ गया 0। तो एक बात बताओ, एम्पलीट्यूड मेरा क्या हो अनइक्वल, और फेज मेरा कैसा आ गया 0 डिग्री। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फेज अगर क्या आ जाए 0 आ जाए, 180 आ जाए और इसी के मल्टीपल में आ जाए, तो कौन सा पोलराइजेशन होता है, वो होता है लीनियर पोलराइजेशन। कितना, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है, लीनियर पोलराइजेशन होगा, समझे। अब जैसे ही लीनियर पोलराइजेशन हुआ तो लेफ्ट और राइट चेक करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 93 आ गया, जो कि है पॉइंटिंग वेक्टर इतना हैज द डायमेंशन ऑफ। तो आप अब जो मेरा अगला टॉपिक है वो मेरा इसमें टॉपिक है वो है पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर। तो इसको करने के बाद अपन लोग बाकी क्वेश्चन को इसमें करेंगे। अब ये हमारा चैप्टर ख़त्म ही है लगभग, अब कुछ छोटा मोटा और टॉपिक बचा हुआ, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।